की छाया। आनंद अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। तभी उसकी पत्नी नींद से अचानक उठकर रोने लगी। नीता, रोने से कुछ नहीं होता, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। हमारी बेटी पिछले 6 महीने से हॉस्पिटल में है, तो मुझे चैन की नींद कैसे आ सकती है? मैं समझ सकता हूँ नीता, लेकिन हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। नीता को बड़ी मुश्किल से नींद आई। अब आनंद नीता को गहरी नींद में सोया देख बालकनी में आ गया और किसी को फोन लगाकर बात करने लगा। मेरी बेटी कब तक ठीक होगी? मैंने जैसा कहा है तुम बस वैसा करते जाओ, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। आनंद ने जल्दी से फोन काटा और नीता के बाजू में जाकर लेट गया। आनंद अपने ख्यालों में खो गया। आनंद का हंसता खेलता परिवार था। उस दिन संडे था। ऑफिस के बाद आनंद अपनी पत्नी नीता और बेटी नीलू को फिल्म दिखाने ले गया था। वापसी में आनंद की गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है और आनंद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आनंद और नीता को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी बेटी नीलू पैरालाइज्ड हो जाती है। डॉक्टर्स पिछले 6 महीने से उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अंत में छक हारकर आनंद ने एक तांत्रिक का सहारा लिया। बाबा, मेरी बेटी को ठीक कर दो, आप जो चाहोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था, फिर कुछ देर आंखें बंद करके चुप रहता है, फिर कहता है, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, लेकिन उसका तरीका बहुत कठिन है। बाबा, आप बस मेरी बेटी को ठीक कर दें, मैं कठिन काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हारे खून की एक बूंद अपनी साधना से उसे काले साए में बदल दूंगा। फिर वो काला साया शहर में रात को घूमेगा और कोई भी शिकार मिलने पर उसका खून चूस लेगा। जब जब साया किसी का खून चूस कर मेरे पास आएगा, मैं मंत्रों से उस साये की शक्ति निकालकर तुम्हारी बेटी के शरीर में पहुंचा दूंगा। इस तरह तुम्हारी बेटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उस साये को हमें खत्म भी करना होगा, वरना साये के मुंह अगर खून लग गया तो वो किसी को भी मार सकता है। और हाँ, इसके बदले तुम्हें मुझे 2.5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। फिर तांत्रिक ने आनंद के हाथ से एक बूंद खून निकाला और उस पर मंत्र पढ़कर उसे साये में बदल दिया। आनंद अचानक अपनी गहरी सोच से बाहर आया। देखा तो सुबह हो चुकी थी। नीता और आनंद हॉस्पिटल पहुंचे। माँ, पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, देखो आज मैं खाने में तुम्हारी फेवरेट खीर पूरी लाई हूँ। नीलू ने अपनी माँ के हाथ से खाना खाया। माँ, मैं घर कब चलूंगी? बेटा, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रात के 12 बज रहे थे। एक काला साया राधिका के घर के सामने आया और दरवाजा खटखटाने लगा। राधिका ने दरवाजा खोला। अरे माँ जी, आप सोई नहीं क्या? माँ जी कुछ नहीं कहती और पलटकर आगे चली जाती है। राधिका उसके पीछे पीछे जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? रुक जाइए माँ जी। ले, रुक गई। माँ जी पलटती है तो राधिका के होश उड़ जाते हैं। वो माँ जी नहीं, बल्कि एक काला साया था जो बहुत भयानक दिख रहा था। कौन हो तुम? और माँ जी कहाँ हैं? मैं काला साया हूँ, तेरी माँ जी तेरे घर में है, मुझे खून चाहिए, खून। ऐसा कहकर साया राधिका की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर अपना मुंह रखकर सारा खून चूस लेता है। सुबह शहर में हड़कंप था। राधिका की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। पुलिस ने राधिका की लाश को घेर रखा था, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राधिका की मौत कैसे हुई। समझ आ रहा था तो बस आनंद को। तभी
आनंद का फोन बजता है। आनंद, आज तुम्हारी बेटी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आनंद और नीता हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि आज राधिका के पैरों में जान आ गई थी। नीता और आनंद बहुत खुश थे। बेटा, अब तुम जल्दी ही घर चल सकोगी। सच में माँ? हाँ बेटा। अब हर रात को वो साया किसी ना किसी का खून चूसता और तांत्रिक उसे मंत्रों की सहायता से नीलू के एक एक अंग ठीक करता। एक दिन तांत्रिक ने आनंद को बुलाया। जी बाबा, आपने क्यों बुलाया मुझे? देखो आनंद, अब वो साया और बड़ा हो चुका है। उसे खत्म करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। उसे खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद और चाहिए होगी। खत्म करना होगा? लेकिन क्यों? अभी मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो साया बहुत बड़ा हो चुका है। उसे खत्म करने में ही भलाई है। नहीं, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं होती आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। मुझे कोई परवाह नहीं है कि और कितने लोगों की जान जाएगी। बस मुझे मेरी बेटी ठीक चाहिए। तांत्रिक आनंद की जिद के आगे झुक गया। आगे भी काले साये का खूनी खेल चलता रहा और बहुत तलाश करने पर भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब गांव वाले भी इस खूनी खेल को प्रेत आत्मा से जोड़कर देखने लगे थे और पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अब नीलू ठीक होकर घर आ चुकी थी और आनंद के घर में सब कुछ ठीक था। नीलू ठीक होकर घर आ चुकी है। अब मैं कल ही जाकर अपने खून की बूंद देकर उस काले साये को खत्म करवा दूंगा। ऐसा सोचकर आनंद सो गया। रात काफी हो चुकी थी। नीलू अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक दरवाजे की ओर किसी ने दस्तक दी। नीलू उठी और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने नीता खड़ी थी। अरे माँ, आप सोई नहीं अब तक? नीता कुछ नहीं बोली और पलटकर जाने लगी। नीलू भी उसके पीछे गई। माँ रुको तो, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो? नीता कुछ दूर जाकर रुक गई और बोली। ले, रुक गई। नीता जब पलटी तो नीलू के होश उड़ गए। उसके सामने एक बहुत ही भयानक साया था। कौन हो तुम और मेरी माँ कहाँ है? मैं काला साया, मेरी ही बदौलत तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन मैं तो... तुम्हारे बाप ने मुझे जन्म दिया है और मैं प्यासा हूँ। अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। काला साया आगे बढ़ा और नीलू के गले पर अपने दांत रख उसका खून पी गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।